बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजी एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड क्राइसिस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो क्राइसिस हैं, जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, उनको हम डिस्कस करेंगे। और ये क्यों हैं, किस वजह से हैं, इनको मैं आपको ब्रीफली डिफाइन करूंगा, जिसकी वजह से आप लोगों को ये आसानी हो सकती है कि अगर आप इकोनॉमिक रिपोर्ट बनाना चाह रहे हैं पाकिस्तान के बारे में, कि पाकिस्तान के हालात को देखते हुए, तो आप उसको इजीली बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले जो हमें प्रॉब्लम फेस होती है वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन एक ऐसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जो कि हर कंट्री को किसी न किसी फॉर्म में मिल रही है। पूरी दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनको इन्फ्लेशन का सामना है, जिसमें अंडर डेवलप, डेवलपिंग और कुछ डेवलप कंट्री भी शामिल है। वो अलग बात है कि डेवलप कंट्रीज में जो इन्फ्लेशन होता है वो स्लो लेवल से होता है। ठीक है, उसमें क्या, लेवल जो है वो थोड़ा हल्का होता है। और जितना ज़्यादा स्लो होगा, मीन्स के जितना ज़्यादा रेट कम होगा इन्फ्लेशन का। फॉर एग्जांपल, अगर एक इकॉनमी में इन्फ्लेशन 2 या 3% है, तो उतनी ही तेज़ी के साथ नहीं फैलेगा। ठीक है, यानी जितना ज़्यादा परसेंटेज में होगा इन्फ्लेशन, उतना ज़्यादा तेज़ी से फैलेगा। जैसे कि सबसे जो इन्फ्लेशन की हाई फॉर्म होती है इस वक्त आप लोगों के सामने, आप लोगों ने शायद सुना भी होगा, श्रीलंका को जो एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ी है, वो यही वजह है कि उनकी जो प्रोडक्शन है, जो जीडीपी है, वो एक लेवल से काफ़ी हद तक गिर गया। यानी एक जीडीपी का इंक्रीज होना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जीडीपी एक बहुत मेन जो है वो किरदार अदा करता है। अगर जीडीपी कम है तो उसकी वजह से हमारी डिमांड सप्लाई पे फर्क पड़ेगा, जिसकी वजह से लाजमी सी बात है कि इन्फ्लेशन क्रिएट होगा, और जिसकी वजह से हाइपर इन्फ्लेशन क्रिएट हो सकता है। तो इन्फ्लेशन के बहुत सारे रीज़न हैं, जिसमें कुछ रीज़न ऐसे हैं कि जो कि आप लोगों को पता होंगे कि इन्फ्लेशन में जो है वो आप डिमांड बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की बढ़ जाने की वजह से क्रिएट होता है। और डिमांड बहुत ज़्यादा किस वजह से बढ़ती है, कि जब लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आ जाए, मीन्स करेंसी नोट ज़्यादा इशू हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि करेंसी नोट को एक लिमिट में इशू करना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि पूरी दुनिया में हर कंट्री अपने जीडीपी के मुताबिक करेंसी नोट इशू करती है, और उसके अगेंस्ट में गोल्ड या डॉलर के रिजर्व रखे जाते हैं। ठीक है, जो कि इस चीज़ की, उस नोट की जमानत होते हैं, क्योंकि नोट की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, और वो गोल्ड रिजर्व के बदले में या डॉलर के बदले में इशू किए जा रहे होते हैं। अच्छा, अब एक तो हो गया कि इन्फ्लेशन को क्रिएट होने का मसला, कि इन्फ्लेशन किस वजह से क्रिएट हो रहा है, करेंसी ज़्यादा होने की वजह से। अब अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, तो हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन क्यों क्रिएट हो रहा है? हमारी कंट्री में इस वजह से इन्फ्लेशन क्रिएट हो रहा है, उसका एक बड़ा रीज़न तो यही है कि हमारी करेंसी नोट जो है वो, यानी मनी सप्लाई, जीडीपी के मुकाबले में ज़्यादा है। अच्छा, अगर उसको किसी हद तक कंट्रोल कर भी लिया जाए, ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा ही प्रिंटिंग मनी जो है वो ज़्यादा हो या मनी सप्लाई ज़्यादा हो। इसके अलावा एक और भी सबसे बड़ा बर्डन जो है हमारी इकोनॉमी पे है, वो है लोन का, जो हमने आईएमएफ से ले रखा है। आईएमएफ से लोन बहुत सारी कंट्रीज लेती हैं, जिनमें पाकिस्तान के अलावा भी और कंट्रीज इंक्लूड है, और जो कि जिनमें के डेवलप कंट्रीज भी हैं कुछ, और अंडर डेवलप कंट्री भी हैं। लेकिन उनका एक प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है कि हम प्रॉपर सिस्टम के थ्रू उसको क्या कर रहे हैं, अदा करते चले जा रहे हैं। और जो हमारे पास पैसा आ रहा है, रेवेन्यू आ रहा है, यानी सॉरी, रेवेन्यू मीन्स की मनी, मनी सप्लाई जो हमारे पास हो रहा है, यानी अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हमने आईएमएफ से लोन ले लिया, कर्जा ले लिया, तो उससे ये होगा कि हमारे पास जो पैसा आ गया है, हमने उसको ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना है कि जहाँ पर हमें रिटर्न भी मिल सके। यानी एक ऐसा तरीकेकार बना दें कि जिसमें हम जो है वो क्या करें, हमें जो है वो रिटर्न अच्छा मिल सके। जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दी जाए, जैसे कि ऑटोनोमस बॉडीज बना दी जाए। ऑटोनोमस बॉडीज कौन सी होती हैं? ऑटोनोमस बॉडीज गवर्नमेंट के वो इदारे होते हैं या सेमी गवर्नमेंट इदारे होते हैं, जो कि गवर्नमेंट के फंड से वजूद में आते हैं।
और गवर्नमेंट को अर्निंग करके दे रहे होते हैं, जैसे कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हो गए, या जो है वो स्किल्स सिखाने वाले इंस्टीट्यूट्स हो गए, या फिर जो है वो गवर्नमेंट के इदारे जो एक प्रोडक्शन में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अब उनके लिए ज़रूरी है कि उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो टाइम पर टाइमली क्या करें, उनको जो है वो उसको अर्निंग कर दें। अगर ऐसे इदारे ऑटोनोमस बॉडी को अगर नुकसान हो जाता है, अर्निंग उनकी अगर कम हो जाती है, तो गवर्नमेंट फिर उनको कोई सब्सिडी के तौर पे बजट नहीं देती, क्योंकि उसको गवर्नमेंट के फंड से ही बनाया गया होता है। और क्योंकि वो सेमी गवर्नमेंट होते हैं, तो सेमी गवर्नमेंट जो है वो उस इदारे की गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं होती कि उसको सब्सिडी दे। एक कुछ इदारे ऐसे हैं जो कि ऑटोनोमस बॉडी नहीं है, और लेकिन पाकिस्तान के नेशनल इदारे हैं, तो उनको पाकिस्तान की गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, लेकिन वो फिर इकोनॉमी के ऊपर एक तरह से बोझ पड़ जाते हैं, जैसे स्टील मिल हो गई, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन हो गई। तो ऐसे बहुत सारे इदारे हैं। अब आ जाता है आपके पास, तो इन्फ्लेशन की मैंने आपको ये रीजन बताया पाकिस्तान में जो हो रहे हैं। इन्फ्लेशन को किस तरह से दूर किया जा सकता है, तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन को इस तरीके से दूर किया जा सकता है कि हम जो है वो क्या करें, उसको ऐसी जगह इन्वेस्ट करें कि जहाँ पे उस पैसे को, आईएमएफ के पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहाँ से हमें रिटर्न आए, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर करें। जैसे कि हम ऑटोनोमस बॉडीज बनाएं। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ये हो गया कि हम इंडस्ट्रीज लगाएं, हम ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करें कि जहाँ पर हमें रिटर्न आए। तो इसका मतलब ये है कि हम जो इंडस्ट्रीज लगाएं, तो इंडस्ट्रीज बनाएंगे तो हमें रिटर्न आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कम होगी, बहुत सारी मुश्किलात दूर होंगी। और या इसके अलावा कोई ऐसे जो है वो प्लान आ सकते हैं, इकोनॉमिक प्लान, कि जिसमें कोई ये कह लें कि जिसके जरिए हमारा जीडीपी इंक्रीज हो सके, यानी प्रोडक्शन इंक्रीज हो, तो वो इसके अंदर बात वही आ जाती है कि हम जो है वो क्या करें, इंडस्ट्रीज का इजाफा करें। इसके अलावा इंडस्ट्रीज का अर्ग्यू मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, बल्कि हम सर्विस सेक्टर की तरफ भी देखें, क्योंकि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सर्विस सेक्टर फिर भी बेहतर है। सर्विस सेक्टर मीन्स की जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि वो इदारे जो कि सर्विसेज प्रोवाइड प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग सेक्टर यानी कि, और ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारे से सर्विस बिजनेस हैं। इसके अलावा इस वक्त जो है वो आईटी सर्विसेज हो गई, और फ्रीलांसिंग सर्विसेज हो गई। तो ये सारे सेक्टर्स, लॉयर सर्विस हो गए, तो ये सब जो है वो क्या कर रहे हैं, हमें हमें कंट्री को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सर्विस इंडस्ट्री में भी इजाफा किया जाए। तो ये सारे जो हैं इन्फ्लेशन को दूर करने के तरीके कह सकते हैं हम, ताकि हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो हमारी जो है वो डिमांड भी कंट्री में पूरी हो रही होगी। और साथ साथ हमने मनी सप्लाई को भी कंट्रोल करना है, वो तो मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए कंट्रोल किया जाएगा। अब इसके बाद आ जाता है आपके पास, जो सेकंड प्रॉब्लम है पाकिस्तान को, एक बड़ी प्रॉब्लम है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का ताल्लुक किसी हद तक इन्फ्लेशन से भी है, क्योंकि मुल्क में जीडीपी कम क्रिएट हो रहा है, यानी कि जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज कम प्रोड्यूस हो रही हैं, तो इट मीन्स के काम करने वाले लोगों की तादाद भी कम है। काम करने वाले चाहते हैं काम करना, लेकिन उनको जो है वो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग ज़्यादा दरकार हैं, ज़्यादा अवेलेबल हैं लेबर मार्केट में, जबकि लेबर की डिमांड कम है। क्यों डिमांड कम है? क्योंकि मार्केट में प्रोडक्शन ही कम हो रही है। जब प्रोडक्शन कम होगी तो लाजमी सी बात है डिमांड कम होगी, और जब डिमांड कम होगी तो जो है वो, इसका मतलब है कि लोगों की डिमांड पूरी नहीं हो रही। अच्छा, डिमांड कम होगी, लेकिन उसको डिमांड को अगर हम ज़्यादा बढ़ाएंगे तो उससे इन्फ्लेशन का भी खतरा हो सकता है। असल चीज़ है हम सप्लाई को बढ़ाएं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में डिमांड और सप्लाई भी इक्वल होनी चाहिए। मीन्स जितनी मार्केट में डिमांड है प्रोडक्ट की, उतनी ही जो है वो क्या होनी चाहिए, सप्लाई होनी चाहिए। ये सप्लाई मीन्स के मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट लोगों के लिए। तो ये सारे जो है वो मसले मसाइल पैदा होते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसका ताल्लुक प्रोडक्शन से यानी सप्लाई से भी है, डिमांड से भी है, इन्फ्लेशन से भी है। पाकिस्तान को इसका बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में काम करने वाले लोगों की तादाद ज़्यादा है, लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा नहीं मिल रही। यही वजह है कि जो एशियन कंट्रीज़ हैं, जिनमें हमारा कंट्री पाकिस्तान भी शामिल है, तो वो क्या करते हैं कि वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो लेबर जो है, या फिर
जो एजुकेटेड लोग हैं तो वो क्या कर जाते हैं, फॉरेन कंट्री, दूसरी कंट्री जो है वो माइग्रेट कर जाते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट की कमी है, तो जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो रही। तो प्रोडक्शन जब होगी तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट हमारी बढ़ेगी। इसके बाद फिर आ जाता है, अच्छा इसके अनएम्प्लॉयमेंट की रीजन तो मैंने आपको बता दी। अनएम्प्लॉयमेंट को किस तरह से दूर किया जा सकता है, इसके लिए आप ये कह सकते हैं कि इसके लिए तो मेन हल यही है कि इंडस्ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा लगाई जाए। और इंडस्ट्रीज का मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन नहीं, सिर्फ जो है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं है, बल्कि सर्विस बिजनेस को भी इंक्रीज किया जाए। सर्विस बिजनेस को किस तरह से इंक्रीज किया जा सकता है, कि जैसे कोई सर्विस सेक्टर है उसके ऊपर टैक्स कम कर दी जाए, तो ताकि लोग मोटिवेट हों। जैसे आईटी सेक्टर है, या फ्रीलांसिंग है, या कोई और ऐसी नई एमर्जिंग साइंस, कोई एमरजेंट एक कोई नई जो है वो एजुकेशन, जिससे लोगों को फायदा हासिल हो रहा है और फ्यूचर में जो है बेनिफिट हो सकता है। तो इन चीज़ों पर क्या किया जाए, गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो एक तरह से फैसिलिटेट किया जाए। आइदर कि वो सब्सिडी की फॉर्म में हो सकता है, या फिर टैक्स डिडक्शन की, टैक्स जो है वो उसके अंदर डिक्रीज करना, टैक्स कम करके भी हो सकता है। तो ये सारे हमारे जो है वो क्या हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट के जो है वो दूर करने के तरीके मैंने बताया। इसके अलावा और भी आप लोग सर्च कर सकते हैं, मैं तो ब्रीफली आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ब्रीफली डिफाइन करो। अब आ जाता है करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है? करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब ये है कि जैसे कि हमारा करंट अकाउंट होता है बैंक के अंदर, जैसे मेरा करंट अकाउंट है, तो इट मीन्स कि मेरे पैसे बैंक में जमा हुए हैं। अब करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब ये हो गया कि हमारे मुल्क के अंदर जो है वो अकाउंट बैलेंसेस जो है वो क्या है, डेफिसिट पे जा रहे हैं। मीन्स के हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और हमें इनकम जो है वो कम हासिल हो रही है। तो लाजमी सी बात है, फिर हम क्या करेंगे, हम दूसरी कंट्री से या आईएमएफ से लोन हासिल करेंगे, ताकि हम अपनी फाइनेंशियल नीड को पूरा कर सकें। तो इसका मतलब ये होगा कि करंट अकाउंट डेफिसिट से निकलने के लिए बेहतर ये जरूरी है कि हम अपनी फाइनेंशियल हेल्थ बढ़ाएं। फाइनेंशियल हेल्थ का मतलब ये है कि हम कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। और इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये है कि हम या तो, अगर इन्वेस्टमेंट सिर्फ ज़रूरी नहीं कि हम सेविंग से ही करें इन्वेस्टमेंट, हम आईएमएफ के पैसे से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसको ऐसी जगह इन्वेस्ट करें कि जहाँ से हमें रिटर्न भी मिले। जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे मैंने बताया, या कोई और से ऐसे स्टेप्स या ऐसे मेजरमेंट की जिससे आगे आने वाले वक्तों में हमें फायदा हासिल हो सके। इसके बाद फिर आ जाता है आपके पास बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट कहते हैं कि एक कंट्री आने वाले वक्त में जो उसने एक्सपेंस करने हैं उसके लिए पैसा निकाल के रखती है। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने रेवेन्यू को देखें, अपने एक्सपेंसेस को देखें। रेवेन्यू हमें जितने जनरेट हुए हैं, अगर हमारे आने वाले एक्सपेंसेस उससे ज़्यादा हो जाते हैं, एक्सपेक्टेड हमारे एक्सपेंस जो है वो हमारे एस्टिमेटेड इनकम से ज़्यादा हो जाते हैं, याद रखिएगा, एस्टिमेटेड इनकम से एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस अगर हमारे ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा बजट जो है वो डेफिसिट में जा रहा है। इट मीन्स हमें डेफिसिट फाइनेंसिंग करनी पड़ेगी। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब ये कि हमें लोन हासिल करना पड़ेगा, हमें कोई सोर्स बनानी पड़ेगी कि जिसके ज़रिए हम अपनी फाइनेंशियल नीड को पूरा करें, यानी हम फाइनेंस की कमी को जो है वो पूरा करें, और जो है वो बजट के मुताबिक जो है वो पैसा निकालें, और जो है उसको मुल्क के अंदर जो जो एक्सपेंसेस होने हैं, जिसमें डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर दोनों शामिल होते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा हम खर्चा कर सकें। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं कि हर कंट्री के जो है वो उसको पूरा करना ज़रूरी है। श्रीलंका के साथ यही हुआ कि उसका जीडीपी इतना ज़्यादा क्रिएट नहीं हो सका, तो जिसकी वजह से उसका रेवेन्यू भी कम रहा, और उनके टैक्सेस बहुत ज़्यादा उनको उनको कलेक्ट नहीं हो सके, क्योंकि जब प्रोडक्शन कम हुई तो लोगों में अफरा तफरी फैल गई और इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया, हाइपर इन्फ्लेशन क्रिएट हो गया, वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए, परेशान हो गए। और जिसकी वजह से क्या हुआ कि गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल ही पैसों से खाली हो गई। उनका आईएमएफ से जो उन्होंने लोन लिया हुआ था, उनके जीडीपी के इस वक्त जीडीपी के 119% है। इट मीन्स के जीडीपी उनका कम है और उनका डेफिसिट जो है वो ज़्यादा है। मीन्स के उनको जो डेफिसिट मीन्स के जो उनका खसारा जा रहा है, जो उनका लॉस जा रहा है वो ज़्यादा है। मीन्स के उन्होंने जो लोन लिया हुआ है वो उसके मुकाबले में
जो है वो ज़्यादा है। यानी इसको हम ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने $100 बिलियन जो है वो जीडीपी क्रिएट किया है, तो उन्होंने $119 बिलियन के जो है वो कर्जे हासिल कर लिए हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, क्योंकि उनका जो लोन है उनके जीडीपी के मुकाबले में 119% है, जबकि जीडीपी से इसको कम होना चाहिए। पाकिस्तान का इस वक्त आईएमएफ से लिया गया लोन जीडीपी के तकरीबन अब तक 82% है। लेकिन ये सब ये एक जो है वो एस्टिमेटेड फिगर्स होती हैं, 100% ट्रू नहीं होती हैं, एक अंदाजे होते हैं। तो बजट डेफिसिट से निकलने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करें, और रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए ज़रूरी है कि हम फिजिकल पॉलिसी बनाएं, ताकि हम अपनी फाइनेंशियल जो है वो नीड को पूरा कर सकें। हम ये देख सकें कि हमें जो है वो कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अब इसके बाद आ जाता है ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट कहते हैं क्योंकि जो कि मुल्क में बिजनेस की सिचुएशन को शो कर रहा होता है कि बिजनेस जो है हमारा मुल्क में नहीं है, कम है, जिसमें लोकल मींस के नेशनल बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस दोनों ही शामिल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बिजनेस जो है उससे जो रेवेन्यू हमें आना चाहिए वो उससे कम हासिल हो रहा है, जिसकी वजह से हमें क्या हो रहा है, बजट डेफिसिट की भी सिचुएशन पैदा हो रही है। तो ये सारे आपस में इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। अब आ जाता है आपके पास इनसफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जैसे कि आपको पता है कि हर कंट्री एक करेंसी नोट इशू करने के लिए गोल्ड रिजर्व रखती है या फिर डॉलर का रिजर्व रखती है। गोल्ड स्टैंडर्ड होते हैं और ज्यादातर रिजर्व जो है वो डॉलर में ही होता है। तो इसी तरह से जो उनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी होता है, मीन्स फॉरेन करेंसी जो है उनके पास रिजर्व के तौर पर रखी होती है। पाकिस्तान की भी सब फॉरेन करेंसी जो है वो काफ़ी हद तक है, बिलियन कई बिलियन डॉलर में। इसकी मुझे एक्यूरेट फिगर याद नहीं है, आप लोग गूगल पे देख सकते हैं। लेकिन जो है वो एक दो सालों में इसमें थोड़ी सी कमी भी हुई है, जबकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का ज़्यादा होना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमें काम आता है जब हम किसी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तब। यानी अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमें पेमेंट करनी है, तो पैसे जो दे रहे हैं वो जैसे पहले हम फॉरेन करेंसी में देंगे। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान की गुज़िश्ता कई सालों से इंपोर्ट वैल्यू के अंदर ज़्यादा आ रही है और एक्सपोर्ट कम आ रही है। मीन्स हम जो सेल कर रहे हैं वो कम है, और हम जो परचेजिंग कर रहे हैं वो ज़्यादा है। और उनमें परचेजिंग में कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जिनको हमें इंपोर्ट करना ज़रूरी है। जैसे ऑयल हो गया, या ऑयल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो गए। कुछ ऐसी थी जो कि लग्जरी आइटम थे, उनको जो है वो कम कर दिया गया, और लग्जरी आइटम के ऊपर टैक्स बढ़ा दिए गए ताकि लोग इसको कम से कम खरीदें, और उनके ऊपर टैक्सेस बढ़ा दिए गए, तो टैक्सेस ताकि हमें बढ़ा दिए गए ताकि हमें रेवेन्यू जनरेट हो सके। तो इनसफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को दूर करने के लिए ज़रूरी है। अच्छा, इसके रीज़न क्या हो सकते हैं? कि पहले तो ये कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम क्यों हो रहा है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इसलिए कम हो रहा होता है कि जब किसी कंट्री की इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एक्सपोर्ट के मुकाबले में। क्योंकि हम एक्सपोर्ट के मुकाबले में हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, तो मीन्स हमारे पास से पैसे ज़्यादा जा रहे हैं। और हम अपनी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को जितना भी रख लें, तो हमारी करेंसी जो है वो मार्केट में उसकी वजह से जो है वो डिवैल्यू भी हो रही होती है। मीन्स कि हमारे पास, मीन इस तरह से कह लें कि पैसे खरीदने के लिए, चीज़ें खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो हम उधार हासिल कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है कि हमारी इन्फ्लेशन क्रिएट हो रहा है, और इन्फ्लेशन क्रिएट होने की वजह से ऑटोमेटिकली करेंसी की वैल्यू डाउन हो जाती है। तो ये सारे हैं इसके हैं। अब रीज़न में ये कह सकते हैं कि इनसफिशेंट फॉरेन एक्सचेंज के रीज़न में बताया इसके, ये कह सकते हैं कि इसको हम किस तरह से हल करें इस मसले को। तो मेरी एक सजेशन ये होगी कि हम इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, और एक्सपोर्ट में वो चीज़ें बहुत सारी कंट्रीज़ को इंट्रोड्यूस कराएं कि जो कि हमारे पास ज़्यादा पैदा हो रही हैं, और जिसके अंदर ज़्यादा इजाफा किया जा सकता है। अब ज़्यादा इजाफा के लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट उसके लिए क्या करे, ऐसे स्टेप्स परफॉर्म करे कि जो है क्या हो, उसकी जो है वो रेवेन्यू में इजाफा हो जाए। ठीक है, तो मीन्स कि हमारी इंपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा, कि इंपोर्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस हो जाए। जैसे पाकिस्तान में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, इसके अलावा सर्जिकल आइटम्स हैं, और कॉटन इंडस्ट्री है, जो कि अपनी प्रोडक्ट को सेल करती है। जैसे सर्जिकल आइटम्स हो गए और स्पोर्ट्स गुड्स हो गए, तो ये मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा जाती हैं। तो इनको जो है वो बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, गवर्नमेंट की तरफ से कोई मेजरमेंट की जाए, जैसे कि टैक्सेस के अंदर कमी कर दी जाए, या कोई और जो है फैसिलिटी दे दी जाए, तो जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी ट्रेड बढ़ेगी, और हमारा ट्रेड डेफिसिट का मसला और इनसफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मसला भी हल होगा।
क्योंकि हमारी फिर बचत हो जाएगी, ज़्यादा पैसा जो है वो इम्पोर्ट फॉर्म में नहीं जाएगा। अब आ जाता है आपके पास करेंसी डी वैल्यू। करेंसी डी वैल्यू जैसे कि आपको पता है कि करेंसी डी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होती है, इन्फ्लेशन की वजह से होती है। और इन्फ्लेशन किस वजह से क्रिएट हो रहा होता है, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से। और डिमांड बहुत ज़्यादा किस वजह से बढ़ जाती है, मनी सप्लाई के बढ़ जाने की वजह से। और मनी सप्लाई किस वजह से बढ़ता है, कि प्रिंटिंग और मनी ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा प्रिंटिंग और मनी सिर्फ ज़्यादा होने की वजह से नहीं बढ़ता है, बल्कि इसके अलावा और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि जिसकी वजह से मनी सप्लाई बढ़ सकता है। ठीक है, तो उसको क्या, जैसे मार्केट में ज़्यादा लोन का दे देना स्टेट बैंक, कमर्शियल बैंक की तरफ से, तो उसके लिए फिर क्या करता है स्टेट बैंक, उनको डायरेक्शन देता है कि आप मार्केट में कम से कम जो है वो क्या दें, लोन दें, ताकि करेंसी जो है वो कंट्रोल में भी रहे। अब आ जाता है आपके पास चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। पाकिस्तान में डिमांड और सप्लाई की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। यानी एक चीज़ मार्केट में अवेलेबल है, उसकी सप्लाई अवेलेबल है, लेकिन जैसे ही उस सप्लाई से डिमांड एक्सीड कर जाएगी, तो वहाँ पे चीज़ों की कमी हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी। और जब शॉर्टेज होगी, तो लाजमी सी बात है उस शॉर्टेज को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डिमांड को कम करना पड़ेगा। जब डिमांड, सॉरी, प्राइसेस को कम करना, प्राइसेस को बढ़ाना पड़ेगा। जब प्राइसेस हम बढ़ाएंगे, तो जो लोग उसको खरीदारी करने वाले लोग हैं, तो वो उसको क्या करेंगे, पहले से कम खरीदना शुरू कर देंगे। लेकिन याद रहे कि डिमांड को इस तरह से कंट्रोल करना, सप्लाई को इस तरह से बढ़ाना या कम करना, ये सिर्फ उन चीज़ों के लिए बेहतर है कि जो कि बेहतर हो सकता है, बेहतर तो नहीं है लेकिन ये कि पॉसिबल हो सकता है, कि जो कि हमारी नॉर्मल इस्तेमाल की चीज़ें हैं। अगर हमारी कंज्यूमर आइटम मार्केट में जो सेल हो रहे हैं, उनकी अगर डिमांड में इजाफा हो जाता है और उनकी सप्लाई उसके मुकाबले की नहीं है, और ना ही गवर्नमेंट कोई ऐसा स्टेप को परफॉर्म करेगी जिसकी वजह से सप्लाई को बढ़ाए, ना कि सप्लाई को बढ़ा रही है बल्कि डिमांड को कम करने की कोशिश की जा रही है और प्राइसेस का इजाफा किया जा रहा है, तो ऐसे में क्या होगा कि जब कंज्यूमर आइटम जब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे, तो मार्केट में एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाएगी कि लोग जो है वो इन्फ्लेशन को बहुत ज़्यादा फील करने पड़ने लगेंगे। यानी कि ये कहना कि थोड़ा सा भी इन्फ्लेशन क्रिएट होगा तो उस इकोनॉमी के लोग समझेंगे कि शायद बहुत ज़्यादा जो है वो इन्फ्लेशन क्रिएट हो गया। तो इन्फ्लेशन आमतौर पर डेवलप कंट्रीज यही करती हैं कि उनके जो जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं ना, जैसे खाना पीना हो गया, पहनने ओढ़ने की चीज़ें हो गई, या हेल्थ हो गई, या एजुकेशन हो गई, उन्होंने उनके उन इन चीज़ों के ऊपर जो है वो क्या किया हुआ है, इन चीज़ों के ऊपर जो है वो टैक्सेस कम से कम लगाए हुए हैं। इन चीज़ों के लिए गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्या कर रही होती है, इकदाम कर रही होती है, मेजर कर रही होती है, और उसके लिए ज़्यादातर उनको फैसिलिटेट करती है लोगों को अपने, ना कि वो इनकी चीज़ों की प्राइसेस में इजाफा करें। और जो दूसरे आइटम होते हैं, जो लग्जरी आइटम हो गए, या जो बहुत ज़्यादा इंसान के इस्तेमाल की चीज़ें नहीं है, जो नॉर्मल गुड्स हैं जो इंसान कभी कभी ले रहा होता है, इस्तेमाल कर रहा होता है, उनकी कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा कर लेते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, या कोई और चीज़ें हो गई, गाड़ियाँ हो गई, तो इन चीज़ों में इजाफा कर देते हैं ताकि वहाँ से कवर कर सकें। तो फिर यह क्या होगा कि उन चीज़ों में अगर इन्फ्लेशन क्रिएट होगा भी, तो लोगों को इतना ज़्यादा फील नहीं होगा, क्योंकि बेसिक नीड जो है लोगों की पूरी हो रही है, बेसिक चीज़ें जो आपको सस्ती मिल रही है। इसी तरह फिर आ जाता है वाटर एंड पावर सप्लाई शॉर्टेज। अब हमारी कंट्री में ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, बिजली जाना, बिजली की कमी, गैस की कमी, पानी की कमी, ये सब चीज़ें आ जाती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। एक कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर जितना मजबूत होगा, वहाँ पे उतनी ही इन चीज़ों की कमी नहीं होगी। तो इन चीज़ों की कमी होने की वजह, मेन रीज़न यही होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये हो गया कि वहाँ का, उस कंट्री का निज़ाम सप्लाई का, किस चीज़ की सप्लाई का, पावर सप्लाई का और वाटर सप्लाई का। मीन्स कि जो वाटर सप्लाई हो रहा है या जो पावर सप्लाई हो रही है, वो उसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पॉपुलेशन तो हर कंट्री की बढ़ती है, लेकिन उसके हिसाब से उसकी प्रोडक्शन में इजाफा नहीं किया जा रहा, या उसकी प्रोडक्शन में इजाफा करने के लिए कोई प्लान नहीं बनाया गया। तो जब प्लान नहीं बनाया गया, तो फिर लाजमी सी बात है, फिर हमारे पास हमें जो है वो एक रिएक्टिव स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी, कि हमें जो हमारे पे एक खुदा न खास्ता कोई बुरा वक्त पड़ रहा है, तो हम फिर उसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। तो बेहतर ये है कि प्लान पहले से बनाया जाए। इकोनॉमिक प्लान दुनिया में इसलिए बनाए जा रहे होते हैं पहले से, कि ताकि जो है वो आगे आने वाले वक्तों में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं, उसको कंट्रोल किया जा सके। तो वाटर एंड पावर सप्लाई शॉर्टेज है वो जब भी कंट्रोल की जा सकती है कि जब सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो। और इंफ्रास्ट्रक्चर कब मजबूत होगा, कि जब वहाँ पे सप्लाई जो है वो प्रॉपर तरीके से होगी, और उसको जो है वो सप्लाई को अवेलेबल बनाया जा रहा होगा प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के बाद ही। और अगर जो है तब भी मसला नहीं हल हो रहा, तो फिर उनका अल्टरनेट ढूंढा ढूंढा जाए, कि जिसकी वजह से, अब जैसे पानी का तो अल्टरनेट नहीं हो सकता, लेकिन पानी का ये अल्टरनेटिव हो सकता है कि हम जो है वो पीने का पानी जो है वो दरिया का पी रहे होते हैं, लाइनों में जो पानी आ रहा होता है, लेकिन या फिर ज़मीन के ज़ेर ज़मीन पानी जो है वो हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन अब ऐसी टेक्नोलॉजी भी आ गई है, आरओ प्लांट,
दुनिया में यूज हो रहा है कि जिसमें जो है वो खराब पानी को भी, समंदर के पानी को भी हम जो है वो उसकी नमकियात निकाल के उसको यूज कर सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी हो गई। इसी तरह पावर सप्लाई जो है वो उसके अंदर जो अल्टरनेट हमारे पास आ जाता है, जो एक बहुत ज़्यादा दुनिया में चल रहा है, वो है सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। लेकिन अब वही वाली बात है कि जो एशियन कंट्रीज हैं, या जो जिन कंट्रीज में ज़्यादा लोग फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो उनकी चीज़ों में उन इन सब चीज़ों की जो है प्राइसेस में इजाफा कर देते हैं। तो ये तो हो गया हमारा वाटर एंड पावर सप्लाई की शॉर्टेज की रीज़न, और जो मैंने आपको सोल्यूशन उसका बताया। अब आ जाता है आपके पास पॉल्यूशन एंड वेस्टेज हो गया। पॉल्यूशन, ये भी एक अंडर डेवलप्ड कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पाकिस्तान में भी पॉल्यूशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। जैसे कि पॉल्यूशन बहुत सारी किस्म के होते हैं। वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन। ठीक है। नॉइस पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन जो है ज़्यादातर कहाँ पे हो रहा है? शहरी इलाकों में, जहाँ पे आबादी ज़्यादा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है। तो हर तरह के पॉल्यूशन से कंट्रोल किया जा सकता है, अगर उसके लिए ना सिर्फ गवर्नमेंट बल्कि पब्लिक भी जो है वो खुद से इकदाम करे। मीन्स कि कुछ चीज़ें पब्लिक के हाथ में भी होती हैं कि हम उसको पॉल्यूशन को दूर कर सकते हैं। जैसे कि गंदगी या वेस्टेज हो गया, तो इन सब चीज़ों का कंट्रोल करना, उनको प्रॉपर जगह तक पहुंचाना। सेवरी सिस्टम हो गया, तो ये सब चीज़ें होगी, उनको जो है वो बेहतर करना। अब ये सब चीज़ें जो है वो, ये सब सेवरी सिस्टम हो गया, ये वाटर वगैरह हो गया, या वेस्टेज हो गया, ये सब तो खैर गवर्नमेंट करेगी। लेकिन जो है वो पब्लिक भी जो है वो उसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स कर सकती है। अब जैसे पॉल्यूशन को कम करने के लिए, मीन्स के जैसे हम ये कह सकते हैं कि नॉइस पॉल्यूशन है, तो उसके लिए हम ज़्यादा ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें, कि ऐसी गाड़ियों का कि जिनमें बहुत ज़्यादा आवाज़ें ना आ रही हो। और अगर एयर पोल्यूशन की हम बात करते हैं, तो उसमें ये कह सकते हैं कि जैसे फैक्ट्रियों का धुआं निकल रहा है, तो फैक्ट्रीज को ऐसी जगह पे या तो बनाया जाए कि जहाँ पे लोग, जहाँ पे आबादी ना हो। इसके अलावा कि जो है वो ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाए कि हमारी जो है वो गैसेस जो है उसका इस्तेमाल कम से कम हो, और जो है वो धुआं जो है वो प्रोडक्शन का जो प्रोडक्ट का जो है वो कम से कम उठे। और इसके अलावा हम कोई अल्टरनेटिव का देख सकते हैं। तो ये सारे हो गए पॉल्यूशन। पानी का हो गया, जैसे कि आपको पता ही है हमारे मुल्क में कि समंदर का पानी जा रहा है, उसके साथ ही जो है वो आगे की तरफ अगर हम जाते हैं, लाइनें मिल जाती है, तो वही वही पानी जो है वो गटर की तरफ चले जाता है। तो ये सारी जो है वो गटर लाइनों की तरफ चले जाता है। तो ये सारी जो है वो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। कुछ चीज़ें हमारी कंट्रोल में नहीं भी हैं, तो उनको जो है वो कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा प्लानिंग की, और थोड़ा जो है वो एक ये कह लें कि एक गौर करने की ज़रूरत है, तज्जिया करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। वेस्टेज जो है वो, वेस्टेज तो हमारे हाथ में है कि हम जो किसी चीज़ का वेस्टेज ना करें। जैसे खाने की चीज़ों का वेस्टेज, शादी वगैरह में खाने बच रहे होते हैं, ज़ाया हो रहे होते हैं, फिक्र होते हैं। खाने पीने की चीज़ों का वेस्टेज हो गया। कपड़ों का वेस्टेज हो गया। कपड़ों का वेस्टेज का थोड़ा बहुत इस्तेमाल हो जाता है कि उसको रफ कपड़े के तौर पे यूज़ किया जाता है, या उसको सस्ते के तौर पे जो है वो फैक्ट्री से निकलने वाले कपड़े को जो है सस्ते प्राइसेस में जो है वो बाज़ारों में सेल कर दिया जाता है, बचत बाज़ारों में। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा जो है वो पॉल्यूशन वेस्टेज में जो है वो ऐसी चीज़ें भी आ सकती हैं कि ये कह सकते हैं कि हम जो है वो उसको इन चीज़ों को ये कह लें कि इन चीज़ों के वेस्ट होने से उनको हम बचा सकते हैं। ठीक है। जैसे कि रैपर्स वगैरह हो गए, या जो गत्ते के पैकेट हो गए, तो इनको बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, इसको दोबारा से यूज़ कर सकती है। यानी ग्रीन जो है वो ये कह लें कि ग्रीन इन्वायरमेंट पैदा कर रही है वो, या फिर ये कह लें कि रिसाइकलिंग की जा रही है। तो उसके जरिए जो है वो पॉल्यूशन को, वेस्टेज को कम किया जा रहा है। कि जो फैक्ट्रियों से जो कचरा निकल रहा है, तो वो कोशिश करें कि कचरा जो है वो ज़्यादा ना निकले। ठीक है। और तो ये सब हो जाता है ग्रीन जो इन्वायरमेंट के अंदर। अब आ जाता है फेलियर इन रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन। हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जैसे कि मिनरल रिसोर्स हो गए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो गई, बहुत से के लिए हमारे पास ज़मीनें हो गई, ज़रूरी ज़मीनें, तो उनका हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे होते सही तरह से। जैसे कि जो एग्रीकल्चर के लिए जो ज़मीनें हैं दुनिया पूरे पाकिस्तान में, वो सही तरह से प्रॉपर इस्तेमाल हो रही होती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे एरियाज हैं कि जहाँ पे कभी ना कभी सैलाब आ जाता है, जिसकी वजह से सारी फसलें तबाह हो जाती है। मीन्स कि हमने उस जगह का भी सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया। इसके अलावा तो ये फेलियर इन रिसोर्सेज हो गए। इसके अलावा जो है वो मिनरल्स हमारे पास जो है वो पहाड़ों में अभी तक ऐसे रखे हुए हैं
कि जिनको हम सही तरह से निकाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। हम दूसरी कंट्री की मदद ले रहे हैं, चाइना की हेल्प ले रहे हैं, और उसके जरिए हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। ठीक है, इसी तरह पाकिस्तान में किसी हद तक कुछ परसेंट, 10 से 15% जो है वो पेट्रोल भी निकलता है, जिसको हम इससे ज़्यादा प्रोडक्शन उसकी नहीं बढ़ा सकते। और जो है वो इसलिए हम क्या करते हैं, दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं, और जिसकी वजह से हमारा एक ये कह लें, हमारा जो इंपोर्ट का जो बजट है वो बढ़ जाता है, यानी इंपोर्ट का जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके मुकाबले में हमारी एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। और एक्सपोर्ट के ऊपर ये भी इफेक्ट पड़ रहा होता है कि दुनिया में हमारी ओवरऑल मार्केट में हमारी जो करेंसी है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है, डिवैल्यू हो रही है। तो ये सारे जो है वो बहुत सारे ये कह लें कि एक वो हैं, एक प्रॉब्लम्स हैं जो पाकिस्तान में फेसेस करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम की मैंने बात की थी, वाटर सप्लाई वगैरह वो भी इसी के अंदर ही आ जाते हैं। लेकिन आप इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ वाटर सप्लाई नहीं, बल्कि हर वो चीज़ आ जाती है जो कि पब्लिक के इस्तेमाल के लिए, जैसे कि रोड्स हो गई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गई, और जो है वो पब्लिक एयरलाइन हो गई, या जो है वो पब्लिक हॉस्पिटल्स हो गए, या और पब्लिक के इदारे हो गए, स्कूल कॉलेजेस वगैरह हो गए। तो ये सब जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स तो पाकिस्तान को जो है वो काफ़ी अरसे से रही है, ये तो कुछ ये कह लें कि पाकिस्तान बनने के बाद से ही रही है। लेकिन किस पाकिस्तान बनने के बाद बहुत सारे दौर ऐसे आए कि जिसमें वो पूरी भी की गई, लेकिन वक्त के साथ साथ बढ़ती हुई आबादी की वजह से फिर भी जब उस चीज़ को हम दूर नहीं कर सके। तो इसके लिए ज़रूरी यही है कि मैंने बताया था कि इसके लिए ज़रूरी यही है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को इन्वेस्ट करें, इन चीज़ों में इन्वेस्ट करें, जैसे कि पब्लिक हॉस्पिटल्स हो गए, और पब्लिक बैंक हो गया, और जो कह लें कि जो पब्लिक की फैसिलिटीज़ की चीज़ें हो गई, तो उनको हम क्या करें, स्ट्रॉन्ग बनाएं, मजबूत बनाएं। किस तरह से हम मजबूत बना सकते हैं, किस तरह से हम उनको बेहतर कर सकते हैं, उनके लिए हम एफर्ट्स किस तरह से कर सकते हैं, उसके लिए आप ये कह सकते हैं कि हम जो है वो पैसे का सही इस्तेमाल करें। जो हमारे पास पैसा आ रहा है और उसमें बजट में से हम निकाल के उसको अपने रिसोर्सेज पर खर्च कर रहे हैं, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, उनके ऊपर जो है प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, और उनका जो है वो चेक एंड बैलेंस भी हो, करप्शन भी ना हो। तो ये सारे जो है बहुत सारे मसाइल हैं। इसके अलावा आ जाता है, अब आ जाता है करप्शन। करप्शन की अगर हम बात करते हैं तो करप्शन का मतलब ये होता है कि करप्शन का मतलब ये है कि हर वो एक्टिविटी मुल्क के अंदर, हर वो एक्टिविटी जो कि प्रॉपर तरीके से अब एक अपने तरीके से फॉलो नहीं की जा रही, उसको हम करप्शन कहते हैं। जैसे कि मैंने एक काम करना है, और मैंने एक काम को, मुझे टास्क मिला है कि जो है मैंने ये काम जो है वो इसके अंदर जो है वो 100% जो है वो खर्चा करना है, इस हद तक मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है। मैंने उसके अंदर जो है वो खर्चा जो है वो उसके मुताबिक नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख का प्रोजेक्ट है, तो मैंने 80,000 जो है उसके अंदर इन्वेस्ट कर दिए, खर्च कर दिए, बाकी चुपके से अपनी जो है वो जेब में रख लिए, बेईमानी कर ली। तो ये किसी भी किस्म की बेईमानी, किसी प्रोजेक्ट में, किसी इन्वेस्टमेंट में, किसी एक्सपेंस में, तो ये सारी जो है इन सबको हम करप्शन कह सकते हैं। इसके अलावा जो मेरिट पे लोगों का मार्केट में ना आना, मेरिट के ऊपर लोगों को जॉब ना मिलना, तो ये सारी जो चीज़ें किस में आ जाती हैं, करप्शन में आ जाती है। मेरिट का कत्लेआम हो जाना, ये सारी जो है वो करप्शन की जुमरे में आती हैं। ठीक है, तो ये सारी जो है हमें करप्शन, अब करप्शन को किस तरह से दूर किया जा सकता है, उसके लिए यही तरीका है कि हम जो है वो आवाम भी, पब्लिक भी जो काम कर रही है उसको प्रॉपर तरीके से परफॉर्म किया जाए, यानी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ अगर हम कोई काम करते हैं तो इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर 100% करप्शन, बिल्कुल 100% करप्शन नहीं हुई है। ठीक है, यानी 100% ऑनेस्टी के साथ किया हुआ है। तो इन प्योरिटी के साथ करना, एफर्ट के साथ करना, दिल के साथ कोई काम करना, इसका मतलब ये कि वहाँ उसमें क्या है, करप्शन नहीं है। तो करप्शन जो है वो उस चीज़ को दूर किया जाए। तो करप्शन जो है वो हर चीज़ में से अगर हम दूर करेंगे, इसी तरह गवर्नमेंट भी अपना जो है वो अपने एंड से दूर कर रही होगी, तो दोनों तरफ से जब हो रहा होगा, गवर्नमेंट की तरफ से भी और पब्लिक की तरफ से भी, तो फिर हमें जो है वो फायदा हासिल होगा, और हम अपने मुल्क से जो करप्शन को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा क्राइम्स आ जाते हैं। क्राइम्स का एक बड़ी वजह जो है वो हर कंट्री के अंदर, सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं, हर कंट्री के अंदर जो एक बड़ी वजह वो यही होती है कि लेबर फोर्स फालतू बैठी हुई है। उस कंट्री में रहने वाले लोगों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। लोग काम करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, या फिर जो है वो जो उनकी आमदनी है उससे उनके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, तो जिसकी वजह से क्या हो गया, क्राइम्स क्रिएट होते हैं, चोरियाँ डकैतियाँ ये बढ़ती हैं। उनकी नीड नहीं पूरी आ रही होती, तो लोगों से छीन के जो है उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं।
तो ये इन चीज़ों को दूर करने के लिए तो खैर सिक्योरिटी इदारे आ जाते हैं जरूर, जो कि इन चीज़ों को दूर करते हैं और काफ़ी हद तक बेहतर कर भी रहे हैं, और भी जो है वो बेहतर करने की ज़रूरत है। इसके अलावा आ जाता है आपके पास पॉलिसी मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम्स। ये भी एक मेन प्रॉब्लम है कि एक चीज़ की पॉलिसी बना देना और फिर उसको इम्प्लीमेंट ना करना। फॉर एग्जांपल, अगर हमने मिनरल रिसोर्सेज के हवाले से कोई हमने पॉलिसी बनाई, अब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। जैसे पाकिस्तान में सी पैक का मुआहदा बनाया गया, यानी ये भी एक पॉलिसी मेकिंग है, लेकिन उसके ऊपर अब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। लेकिन वो तो खैर एक कुछ गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज शायद वो पूरी की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, उसके बाद ही उसको स्टार्ट किया जा सकेगा। और अब ये पॉलिसी मेकिंग जो है वो बहुत सारी चीज़ों की होती है पाकिस्तान में, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, हर साल कुछ ना कुछ पॉलिसीज बनाई जा रही होती है। तो ये जो रेगुलर पॉलिसीज बनाई जाती हैं उनके ऊपर तो उनको तो इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, लेकिन उनके ऊपर भी 100% इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। जैसे कि पाकिस्तान में टैक्सेस के हवाले से हर साल जो है वो लॉ जो है वो उसके अंदर अमेंडमेंट की जा रही होती है, लेकिन उस हिसाब से हमें कलेक्शन नहीं हो रही पा रही होती, 100% कलेक्शन नहीं हो पा रही होती। बहुत से लोग अपनी आमदनी कम बताते हैं, छुपाते हैं, तो जो है वो अपनी जो वो फिर क्या है टैक्स से इस तरह से बच जाते हैं। लेकिन अब फाइलर और नॉन फाइलर के चक्कर की वजह से अब बहुत सारे लोग जो है वो बच नहीं पाते, जिसकी वजह से पाकिस्तान में भी थोड़ा बहुत बेहतरी आ रही है टैक्स की कलेक्शन के अंदर। लेकिन पॉलिसी जो है वो मेकिंग यही है कि 100% जो है वो हमें, जो भी हम पॉलिसी बना रहे हैं हम अपने मुल्क के फायदे के लिए बना रहे हैं, तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। इन्हीं मीन्स के उसके अंदर या तो डिले किया जा रहा है, या फिर उसके अंदर जो है वो बैरियर क्रिएट किए जा रहे हैं। एक जो है वो सियासत जान एक सियासी सियासी पार्टी ने जो अगर उसकी एक अच्छी पॉलिसी बनाई तो उसको रोकने के लिए दूसरी पार्टी जो है वो उसके लिए जोर लगा रही है, बैरियर्स उसके अंदर आगे जो क्रिएट कर रही है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि पॉलिसी मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि लोगों में इत्तेफाक भी हो, गवर्नमेंट में जो है वो क्या हो, इत्तेफाक हो। और दूसरा ये कि पॉलिसी मेकिंग जो है वो जो की जा रही है उस पर लोग उसको समझें, लोगों को भी उस पॉलिसी के बारे में एजुकेट किया जाए। यानी इकोनॉमिक पॉलिसी जो है, एक आम इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो एक आम बंदे को पता होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को या पढ़े लिखे बंदे को पता हो, एक नॉर्मल एजुकेटेड बंदे को भी इसके बारे में नॉलेज हो। तो ये सारे हमारे जो टॉपिक हैं। इसके अलावा आ जाता है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं कि गैर ज़रूरी तरीके से पैसे को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ठीक है, यानी नाजायज़ तरीके से ना, जैसे स्मगलिंग कह लें। तो ये जो है बहुत सारी कंट्रीज में की जा रही होती है, और हमारी कंट्री में भी ये कह लें कि किसी हद तक मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो की गई होगी। और जो है इसमें बहुत सारी जो है चीज़ें बहुत सारे जो है लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये इसके बारे में आप लोग और सर्च कर सकते हैं चाहे तो गूगल पर, और आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा टैक्स कलेक्शन है। टैक्स कलेक्शन हमारी 100% नहीं हो पा रही होती, जो हमने कलेक्शन करनी है, जो हमारा टारगेट है। और क्योंकि जब हमें 100% कलेक्ट होगी तभी हमारा रेवेन्यू अच्छी तरह से जनरेट होगा, और हम उसको अपने एक्सपेंस के तौर पर खर्च कर सकेंगे। लेकिन मसला ये है कि टैक्स की कलेक्शन इस वजह से भी नहीं हो पा रही होती कि जो टैक्स का सिस्टम है उसके अंदर जो टैक्स की डिस्ट्रीब्यूशन की गई है उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी है। यानी कि उसको भी अगर प्रॉपर तरीके से स्टडी करके दोबारा से जो है उसको रिवाइज किया जाए तो हमें जो है वो कलेक्शन भी हो सकती है। लेकिन साथ साथ हम टैक्सेस को, एक कंट्री के लिए ज़रूरी है कि वो टैक्सेस को कम ही रखें, क्योंकि टैक्सेस बढ़ाने की वजह से प्राइसेस भी बढ़ती हैं, प्राइसेस बढ़ेंगे तो इट मीन्स कि इन्फ्लेशन क्रिएट हो रहा है। तो टैक्स कलेक्शन हम ये कह सकते हैं कि टैक्स ज़्यादा ना हो बल्कि उसकी प्रॉपर कलेक्शन हो रही हो, और जो उसकी जो उसको जो डिवाइड किया जा रहा है जिन लोगों में, यानी जो लोग टैक्स देने के जुमरे में आते हैं, वो जो है उसकी कैटेगरी सही बनाई जाए। किसके हवाले से? आमदनी के हवाले से या रिसोर्सेज के हवाले से। तो ये हमारे टैक्स कलेक्शन का हो गया। इसके अलावा आईएमएफ लोन डिसबर्समेंट एंड पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स वगैरह आ जाती है। अब ये क्या चीज़ है? आईएमएफ से हमने जो भी लोन लिया हुआ है उसको हम पेमेंट हर साल दे रहे होते हैं, लेकिन उसकी पेमेंट को हम सही तरह से नहीं दे पा रहे होते, या हम डिले करके दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारा इंटरेस्ट बढ़ जाता है उसके ऊपर। लेकिन जो है उस पैसे को, जो हमारे पास आईएमएफ की तरफ से लोन आया, उसको हमने प्रॉपर उसको सही तरह से यूटिलाइज भी नहीं किया। उसको हमने ऐसी जगह पे इन्वेस्ट नहीं किया कि जहाँ पे हमारे जो है वो रिटर्न भी आ सके। हमने ऐसी जगह पे उसको सिर्फ वहाँ पे लगा दिया कि जो हमारी, बस जैसे एक आम इंसान है भूखा है, उसके पास पैसे है, उसने जल्दी से खाना खरीदा और खा लिया, लेकिन साथ में उसने कल के लिए सेव नहीं किया। या ये कह लें कि उसने कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की कि जिसकी वजह से कल को वो बिजनेस चला सके, कल को कोई कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट कर सकेगी जिससे उसको आगे आने वाले वक्त में फायदा हो। तो ये जो है वो आईएमएफ लोन जो हम हासिल हो रहा है उसका सही इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, और जो पेमेंट की जाती है इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में,
वो जो है वो प्रॉपर सही तरीके से नहीं जा पा रही होती, जिसकी वजह डिले होती है, जिसकी वजह से हमारा इंटरेस्ट बढ़ता है, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए हार्मफुल है। इसके अलावा वीक इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट में जो वो इन्वेस्टमेंट वीक है, उसकी वजह यही है कि लोगों के पास पैसा नहीं है, और लोगों के पास पैसा नहीं है मीन्स के ज़्यादा पैसे वाले लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ही कम है। उसकी वजह ये है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो है लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है, और उनके पास जो है वो इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकें। और फाइनेंशियल रिसोर्सेज रिसोर्सेज उनके पास होंगे भी कैसे, कि दुनिया में महंगाई बढ़ी है, पाकिस्तान में भी अच्छी खासी महंगाई बढ़ती चली जा रही है, इन्फ्लेशन क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है फिर जब इन्फ्लेशन क्रिएट होगा, लोगों की आमदनी जब वो क्या होनी शुरू होगी, कम होनी शुरू हो जाएगी। जब आमदनी ये कह लें एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएंगी आमदनी से, तो फिर क्या होगा, हर बंदा मकरूज होना शुरू हो जाएगा। तो जब लोग मकरूज हैं, लोगों के पास पैसे नहीं है, एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, तो फिर ऐसे में वो इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे। और इन्वेस्टमेंट तो वही बंदा कर सकता है कि जिसके पास सेविंग भी हो रही है, और सेविंग करने के लिए ज़रूरी है कि उसकी आमदनी भी ज़्यादा हो। तो ये सारे जो है वो वीक इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे रीजन आ जाते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट्स में, ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों की कमी है। तो ये सब चीज़ों को हमने इसमें डिस्कस करना है रिपोर्ट में। इसके अलावा जाता है ब्रेन ड्रेन। जी हाँ, ये ब्रेन ड्रेन ये पाकिस्तान के अलावा बहुत सारी कंट्रीज को भी फेस करना पड़ता है। ब्रेन ड्रेन बाज़ाहिर देखा जाए तो इसके लफ्जी माने तो जो बनते हैं वो नहीं है, बल्कि ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है कि एक काबिल लोगों का दिमाग, काबिल लोगों की सलाहियतें एक मुल्क से, अपने मुल्क से दूसरे मुल्क ट्रांसफर हो जाना। क्यों? लोग माइग्रेट कर रहे हैं, स्किलफुल डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पाकिस्तान से दूसरी कंट्री में माइग्रेट कर गए और वहाँ पे पैसे कमा रहे हैं। तो अब उसकी वजह से, उनके जाने की वजह से पाकिस्तान में स्किलफुल लोगों की क्या हो गई, कमी हो गई। तो ये हर कंट्री को फेस करना पड़ता है। तो पाकिस्तान में भी ऐसा ही हो रहा है कि जो अच्छे एजुकेटेड लोग हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं बिल्कुल, लेकिन किसी हद तक जिसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो हाईली स्किलफुल लोग होते हैं, हाईली स्किलफुल लेबर होती है, वो दूसरी कंट्री में माइग्रेट कर जाती है। इसके अलावा लोग पढ़ने के लिए की घर से बहुत सारे जो है वो रीज़न की वजह से हम दूसरी कंट्रीज में चले जाते हैं, जिसके जिस इसकी वजह से जो मुल्क को, जो की इकोनॉमी को जो नुकसान पहुंचता है, कि वहाँ पे प्रोफेशनल्स की कमी आ जाती है, उसको हम क्या कहेंगे, ब्रेन ड्रेन कहेंगे। इसको किस तरह से रोका जा सकता है? इसको ऐसे रोका जा सकता है कि उस कंट्री में रहने वाले लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए। उनको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए कि उससे वो आगे जो है वो क्या कर सकें, रेवेन्यू, पैसा कमा सकें। और जब वो पैसे कमा रहे होंगे, अपनी नीड पूरी कर रहे होंगे, तो उनको लालच नहीं होगी कि वो दूसरी कंट्री में माइग्रेट करें। और इसके अलावा इन्फ्लेशन पे भी कंट्रोल किया जाए। तो ये सारी जो है वो हमारे एक ये कह लें कि एक बेसिक चीज़ें थी जो कि मैंने डिस्कस की। इनको बहुत ज़्यादा मैंने डिफाइन नहीं किया, ब्रीफली डिफाइन किया। आप लोग चाहें तो इसमें और रिसर्च कर सकते हैं, और मेरी जो समझ के मुताबिक मैंने आप लोगों को बता दिया। लेकिन इस हद तक मैं, जिस हद तक मैं बता सकता था, मैं आपको बता दिया। अब आप जो है वो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में रिसर्च कर सकते हैं कि पाकिस्तान में और बहुत सारे क्या क्या क्राइसिस हो सकते हैं। ये मैं तो मैंने मेन मेन क्राइसिस बताए, मेन मेन जो आपको जो है वो एलिमेंट्स बताए हैं कि जहाँ पे हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जिनको हम चाहें तो किसी हद तक दूर कर सकते हैं, कम से कम रिमूव नहीं, एलिमिनेट नहीं, तो हम कम से कम उसको मिनिमाइज ज़रूर कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये टॉपिक समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।